प्यारे बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी चर्चा प्रकाश के बारे में करते हैं। बच्चों, हम वस्तुओं को किसकी सहायता से देखते हैं? आपका आंसर होगा आंखों की सहायता से। अगर हम वस्तुओं को आंखों की सहायता से देखते हैं तो अंधेरे कमरे में हमें वस्तुएं क्यों नहीं दिखाई देती? जब हम कमरे में बल्ब जलाते हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। इसका अर्थ ये है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की निर्वातमय चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और इसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। अब हम अपने परावर्तन के बारे में बात करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने तथा पॉलिशदार सतह पर टकराता है तो टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार सतह पर टकराता है तब उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये मेरे पास एक समतल दर्पण है और एक लेजर टॉर्च है। लेजर टॉर्च से समतल दर्पण पर प्रकाश डालता हूं तो देखिए बोर्ड पर आपको हरे रंग का प्रकाश दिखाई दे रहा है। ये परावर्तन के कारण हो रहा है। अब बात करते हैं परावर्तन के नियम की। परावर्तन के 2 नियम हैं जिसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। चिकने और पॉलिशदार सतह को परावर्तक तल कहते हैं। जो किरण परावर्तक तल पर टकराती है उसको आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं और टकराने के बाद माध्यम में वापस लौटती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के नियमों को समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं जिसके लिए हमें एक समतल दर्पण और 3 अलग अलग रंग की पेंसिलों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले समतल दर्पण को दीवार की सहायता से खड़ा कर देते हैं। इसके बाद पहली पेंसिल को समतल दर्पण से कोई कोण बनाते हुए रखते हैं। दूसरी पेंसिल को समतल दर्पण के अंदर दिख रही पेंसिल की सीध में रख देते हैं। तीसरी पेंसिल को समतल दर्पण से 90 अंश का कोण बनाते हुए रखते हैं। लाल वाली पेंसिल आपतित किरण को प्रदर्शित कर रही है, हरी वाली पेंसिल अभिलंब को प्रदर्शित कर रही है और काली वाली पेंसिल परावर्तित किरण को प्रदर्शित कर रही है। अतः परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में हैं। परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस प्रयोग से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। प्रकाश के परावर्तनों के नियमों को समझने के लिए एक दूसरा प्रयोग और करते हैं। इसके लिए मेरे पास एक प्लास्टिक का डब्बा है। इसमें मैंने चांदी को फोटोस्टेट करके चिपका दिया है और समतल दर्पण है और मेरे पास एक लेजर टॉर्च है। इस डिब्बे में मैंने थोड़ा सा धुआं भर दिया है। अब देखते हैं। ये आपका अभिलंब, लेजर टॉर्च से जो किरण आ रही है वो आपकी आपतित किरण। जिस बिंदु पर समतल दर्पण पर टकरा रही है वह आपतन बिंदु और वहां से परावर्तन के बाद वापस लौट रही है वो किरण आपकी परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है। आपतन कोण सदैव
परावर्तन कोण के बराबर है। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। देखिए, एक बार पुनः देखते हैं। यह अभिलंब, देखिए जैसे जैसे मैं आपतन कोण को बढ़ाता जा रहा हूं, वैसे वैसे परावर्तन कोण का मान भी बढ़ता जा रहा है। इससे सिद्ध हो रहा है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रतिबिंब, यदि प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के बाद वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब, यदि किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और परावर्तन के बाद किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी तो प्रतिबिंब आभासी होगा। वास्तविक प्रतिबिंब, यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तब इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब, यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तब इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इस प्रतिबिंब का केवल फोटो लिया जा सकता है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है। इसके एक तल पर पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, जिससे दूसरा तल परावर्तक तल की तरह व्यवहार करने लगता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये कांच का एक खोखला गोला है, इसको हमने यहां से काट दिया और इसके बाहरी सिरे पर पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया, तो अंदर वाली सतह परावर्तक तल की तरह व्यवहार करने लगती है और इस तरह के दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। ये कांच का एक दूसरा गोला है, इसको यहां से काटकर इसके अंदर वाली सतह पर पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, तब बाहरी सतह परावर्तक तल की तरह व्यवहार करती है और इसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। मेरे पास अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों हैं। अगर आपको अवतल और उत्तल दर्पण देखते हैं तो आप अपने घर से एक चम्मच ले लीजिए और इसको अगर इस तरह से रखेंगे तो ये अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा, और चम्मच को उल्टा कर देंगे तो ये उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। ये गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। वक्रता केंद्र, जिस गोले से दर्पण को बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ये कांच का खोखला गोला था, इसको काटकर हमने अवतल दर्पण बनाया, तो गोले का जो केंद्र है उसको दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या, जिस गोले से दर्पण को बनाया जाता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का द्वारक, दर्पण का जो परावर्तक तल होता है उसके व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर काटती हैं F पर, इसको
दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात बिंदु F से आते हुए प्रतीत हो रही हैं, इसलिए बिंदु F उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होता है और जबकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस आभासी होता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F बराबर R/2। गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब को बनाने के लिए 3 नियम हैं। प्रतिबिंब बनने के लिए इन 3 नियमों में से 2 नियमों का पालन करना आवश्यक है। पहला नियम, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। नंबर 2, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नंबर 3, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद अपने मार्ग पर वापस लौट आती है, जबकि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो वहां से किरणें परस्पर समांतर आती हैं। एक किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को I डैश पर काटती हैं। I डैश O डैश का प्रतिबिंब होगा। O का प्रतिबिंब I पर बनता है, अतः OO डैश का पूरा प्रतिबिंब II डैश पर बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा होता है। वास्तविक इसलिए होता है क्योंकि दोनों परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को I डैश पर काट रही हैं। अब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं। चित्र में एक वस्तु O डैश मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हुई है। वस्तु से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होती हुई निकल जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को I डैश पर काटती हैं। I डैश O डैश का प्रतिबिंब होता है। I डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब II डैश डालते हैं। II डैश वस्तु OO डैश का प्रतिबिंब होगा और यह प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा और कैसा होगा? वास्तविक होगा। क्यों? क्योंकि दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को I डैश पर काट रही थी। कैसा होगा? उल्टा होगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। अब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं। इस चित्र में मैंने अवतल दर्पण का द्वारक को बढ़ा लिया है जिससे चित्र में आप आसानी से समझ लें। इसमें वस्तु OO डैश वक्रता केंद्र पर रखी हुई है। O डैश से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होती हुई निकल जाती है। दूसरी किरण मुख्य फोकस से होती हुई जाती है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को I डैश पर काटती हैं। I डैश बिंदु O डैश का प्रतिबिंब होगा। I डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब II डैश डालते हैं। II डैश वस्तु O डैश का प्रतिबिंब होगा और यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, क्योंकि दोनों परावर्तित रेखाएं एक दूसरे को I डैश पर काट रही थी।
उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। अब आपने देखा जब वस्तु अनंत पर रखी हुई थी तो प्रतिबिंब छोटा बना था, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में लेके आए तो प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब जब तीसरे में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया, अब जो प्रतिबिंब बना वो वस्तु के बराबर बना। नंबर 4, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। चित्र में एक वस्तु ओ डैश मुख्य अक्ष पर मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हुई है। ओ डैश से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं। आई डैश ओ डैश का प्रतिबिंब होता है। आई डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब आई आई डैश डालते हैं। यह ओ डैश का प्रतिबिंब होता है। यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। चूंकि परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रही थी, अतः यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। नंबर 5, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। चित्र में एक वस्तु ओ डैश मुख्य फोकस पर रखी हुई है। ओ डैश से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होती हुई निकल जाती है। दूसरी किरण दर्पण पर लंबवत गिरती है और परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है। दोनों परावर्तित किरणें समांतर होने के कारण अनंत पर अक्ष के नीचे मिलती हैं, जहां ओ डैश का प्रतिबिंब होता है। इसी प्रकार ओ का प्रतिबिंब अनंत पर मुख्य अक्ष पर बनता है। यह प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में हो। चित्र में एक वस्तु ओ डैश मुख्य अक्ष पर फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हुई है। ओ डैश से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और परावर्तन के बाद फोकस से होती हुई निकल जाती है। दूसरी किरण दर्पण पर लंबवत गिरती है और परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है। दोनों परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर आई डैश पर मिलती हैं। आई डैश ओ डैश का आभासी प्रतिबिंब होगा। आई डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब आई आई डैश डालती है। चूंकि यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चित्र में एक वस्तु ओ डैश मुख्य अक्ष पर रखी हुई है। ओ डैश से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ओ डैश से दूसरी किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है और परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। दोनों परावर्तित किरणें आई डैश से आती हुई प्रतीत होती हैं। आई डैश ओ डैश का प्रतिबिंब है। आई डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब आई आई डैश डालते हैं। आई आई डैश वस्तु ओ डैश का आभासी प्रतिबिंब होगा और यह प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। अभी हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंबों का बनना सीखा। एक बार पुनः इसको दोहरा लेते हैं। जब वस्तु अनंत पर रखी थी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनना था, वास्तविक बनना था, उल्टा बनना था और वस्तु से बहुत छोटा बनना था। अब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच लेके आए, तब प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना। कैसा बना? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बना। अब वस्तु को वक्रता केंद्र पर लेके आए, तब प्रतिबिंब कहां बना? वक्रता केंद्र पर बना। कैसा बना? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बना। अब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में लेके आए, तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना, वास्तविक बना, उल्टा बना और वस्तु से बड़ा बना। अब वस्तु को फोकस पर रखते हैं, तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है व वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ध्यान रखिए,
जब वस्तु फोकस पर थी तब प्रतिबिंब अनंत पर बना, और जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब फोकस पर बना। पहला और पांचवा एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब वस्तु को दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब जब बना तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो 6 कंडीशन में इसमें 5 में प्रतिबिंब उल्टा बनता है, केवल एक कंडीशन में प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में देखते हैं वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए दर्पण के पीछे दर्पण व फोकस के बीच प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है व वस्तु से बहुत छोटा बनता है। एक बार देखिए, जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब इधर था। जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के पास लेके आए और ये प्रतिबिंब इधर इस तरह से चलने लगे। गोलीय दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं। उत्तल दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर U ध्रुव और वस्तु तक की दूरी है, F ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी है, V ध्रुव और प्रतिबिंब तक के बीच की दूरी है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। ध्रुव से बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होती हैं और जबकि ध्रुव से दाईं ओर की दूरियां सभी धनात्मक होती हैं। इसलिए उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है। अवतल दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को V से प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव से बाईं तरफ की दूरियां सारी ऋणात्मक होती हैं, ध्रुव से दाईं तरफ की दूरियां धनात्मक होती हैं। इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जबकि दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हों। रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन m बराबर y2/y1 बराबर -v/u। यहाँ पर y2 प्रतिबिंब की लंबाई, y1 वस्तु की लंबाई, u ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, v ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी है। एक बात हमेशा याद रखनी है आपको, सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक होता है, मतलब m का मान धनात्मक होगा सीधे प्रतिबिंबों के लिए, और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। अगर प्रतिबिंब उल्टा बनना है तो m का मान ऋणात्मक लिया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं, अर्थात वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। नंबर 3, ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं और दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं। प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक ली जाती हैं। अभी जो मैंने आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताए उसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। यह उत्तल दर्पण है, इसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, इसलिए U का मान सदैव ऋणात्मक होता है। दूरियां सदैव ध्रुव से नापी जाती हैं,
ध्रुव से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं, ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती है। ये आपकी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर की लंबाइयां धनात्मक होती हैं, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर की लंबाइयां ऋणात्मक होती हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। क्यों? क्योंकि जो मुख्य फोकस है वो ध्रुव के दाईं ओर है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि मुख्य फोकस ध्रुव के बाईं ओर है। यदि प्रतिबिंब सीधा बनता है तो प्रतिबिंब आभासी होगा, यदि प्रतिबिंब उल्टा बनता है तब प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अब दर्पण से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न हल करते हैं। पहला, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तब इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर -12 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि वक्रता त्रिज्या दूरियां हमेशा ध्रुव से नापी जाती हैं, ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां हमेशा ऋणात्मक ली जाती हैं, इसलिए -12 सेंटीमीटर लिया है। फोकस दूरी f बराबर r/2 -12/2 बराबर -6 सेंटीमीटर। ये जो -6 सेंटीमीटर आया है बिल्कुल सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये ध्रुव से दाईं ओर की तरफ है, इसलिए f का मान हमेशा धनात्मक आया। दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 2f, कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। अगला प्रश्न, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करो। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -16 सेंटीमीटर। क्यों? अवतल दर्पण दिया गया है, ये ध्यान देने की बात है। जब भी प्रश्न करें तो ये देख लेना कि अवतल दर्पण दिया है कि उत्तल दर्पण दिया है। अवतल दर्पण -16 सेंटीमीटर, एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु को हमेशा ध्रुव से बाईं ओर रखा जाता है, इसलिए u का मान सदैव ऋणात्मक होता है, u बराबर -8 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति v का मान आपसे पूछा गया है। फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मान रख देंगे, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आंसर कितना है? 1/16। v का मान कितना? 16 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति पूछी थी, v का मान हमारा 16 सेंटीमीटर आ गया। v का मान धनात्मक है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनना है वो ध्रुव से दाईं ओर की तरफ बनना है। और कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में दाईं ओर दर्पण के पीछे बनना है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। अतः दर्पण से 16 सेंटीमीटर दूर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण के उपयोग। नंबर 1, बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने व श्रृंगार करने के काम में आता है। चेहरे को ध्रुव व फोकस के बीच रखा जाता है, जिससे चेहरे का सीधा, बड़ा व आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। नंबर 2, छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके डॉक्टर आंख, कान, नाक व गले का निरीक्षण करते हैं। नंबर 3, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। चौथा, अवतल दर्पणों का उपयोग मोटर कारों, रेल के इंजनों तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में होता है। लैंप दर्पण के मुख्य फोकस पर होता है, जिससे परावर्तन के पश्चात प्रकाश एक समांतर किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ता है। उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटरसाइकिल, कार
आदि वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण सदैव सीधा, आभासी व छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, जिससे ड्राइवर को अपने पीछे का बहुत बड़ा क्षेत्र दिखता है। उत्तल दर्पण का उपयोग बाजारों में लगे हुए लैंपों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है, जिससे लैंप का प्रकाश अपसारी किरण पुंज के रूप में सड़क के काफी क्षेत्र में फैल जाता है। बच्चों, इसके बाद अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन का यहाँ पर समापन होता है।